जय हिंद दोस्तों, नमस्कार दोस्तों। आज से हम लोग इतिहास की क्लास प्रारंभ करने जा रहे हैं। दोस्तों, इतिहास में हम लोग अपने देश भारत के बारे में बहुत कुछ समझेंगे, बहुत कुछ जानेंगे। दोस्तों, हम सभी लोग अपने देश भारत से बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। आज अगर हम सभी लोग आज़ादी की हवा में चैन की सांस ले पा रहे हैं तो इसके पीछे हमारे देश के क्रांतिकारियों, वीरों और महापुरुषों का त्याग और समर्पण ही है। और उनके संघर्षों और उनके प्रयासों की वजह से ही हमारे देश को आज़ादी मिली। दोस्तों, अपने देश के लिए, अपने देश के उन लोगों के लिए मेरी बात 2 मिनट ध्यान से सुनिएगा। उसके बाद आपका इतिहास में सिर्फ इंटरेस्ट ही नहीं आएगा, बल्कि सभी विषयों से कहीं ज़्यादा इंटरेस्ट आपका इतिहास में आएगा और आप उसे पढ़ेंगे भी और उसकी पूरी तैयारी भी करेंगे। और मैं अपनी हर क्लास में आपके इस इंटरेस्ट को बनाए रखूँगा, इसका मैं वादा करता हूँ। तो दोस्तों, बात यह है कि हम सभी लोग जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारियां करते हैं गवर्नमेंट जॉब्स पाने के लिए, उस एग्ज़ाम में जो सिलेबस होता है उस सिलेबस के अकॉर्डिंग ही विषयों की तैयारियां हम लोग करते हैं और इतिहास को भी हम लोग उसी तरह तैयार करते हैं। लेकिन दोस्तों, अगर इतिहास के सिलेबस को हम लोग ध्यान से देखें तो उसके सिलेबस में हम लोग को यह पता चलता है कि इतिहास जो है समय के अनुसार बदलता रहता है। यानी अलग अलग समय में अलग अलग घटनाएं घटती रहीं, अलग अलग समय में अलग अलग तरीके से विकास होते रहे, अलग अलग समय में अलग अलग परिवर्तन होता रहा, अलग अलग बदलाव होते रहे। यानी समय के साथ साथ इतिहास में बदलाव होता रहा है। अगर मैं इसे साधारण शब्दों में उदाहरण देकर के समझाऊं तो जो आज हम लोग करंट अफेयर्स पढ़ रहे हैं, जिसमें हम लोग देश विदेश की प्रमुख घटनाएं, प्रमुख स्थल, चर्चित व्यक्तित्व, दिवस, इन सब का बारीकी से अध्ययन करते हैं, आने वाले 3 से 4 जनरेशन के बाद वो भी इतिहास के रूप में ही पढ़ा जाएगा। हाँ दोस्तों, इतिहास के रूप में ही पढ़ा जाएगा। यानी आज जो हम लोग इतिहास में पढ़ रहे हैं वो अपने समय में क्या रहा होगा? करंट अफेयर्स ही तो था, करंट अफेयर्स ही था। दोस्तों, ये देखिए, ये जो हम लोग करंट अफेयर्स में पढ़ रहे हैं और हर एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ये करंट अफेयर्स का जो पोर्शन है उसमें से समझ लीजिए 30 से 40% क्वेश्चन जो है वो आते ही आते हैं। और इसके जितने भी इसमें हम लोग घटनाएं पढ़ते हैं, जितने भी बदलाव पढ़ते हैं, इसका मूल कारण कहाँ मिलता है हमें? इसका जो मूल कारण मिलता है वह इतिहास में ही छिपा रहता है। कहाँ पे? तो इतिहास में ही छिपा रहता है। यानी कि करंट अफेयर्स की सारी घटनाएं का जो मूल कारण है वो इतिहास में छिपा है। इतिहास को अगर अच्छे से पढ़ेंगे मतलब हम लोग करंट अफेयर्स को भी अच्छे से पढ़ लेंगे। तो इससे हमें क्या समझ में आ रहा है कि इतिहास जो है समय के साथ साथ बदलता रहा है। ये सबसे बड़ा फैक्टर है। फिर मैंने सोचा कि जब इतिहास जो है समय के साथ साथ बदलता रहा है तो क्यों ना मैं पुराने से पुराने समय में चला जाऊं, पुराने से पुराने समय में चला जाऊं, प्रत्यक्ष रूप से वहाँ की स्थिति, वहाँ की परिस्थिति को देख सकूं और उसका जीवंत अनुभव ले सकूं। इसके लिए मैंने क्या किया? इसके लिए मैंने एक मशीन का प्रयोग किया। वो मशीन है ये। नहीं दोस्तों, ये तो बहुत बड़ी मशीन है, ये टाइम मशीन है, लेकिन मैंने अपने लिए एक छोटी टाइम मशीन बना रखी है। देखिए दोस्तों, वो है ये मशीन। इसमें मैंने यहाँ पे डिजिट दिया है और इसके ऊपर लिख दिया है बिफोर, ठीक है। और यह 6 डिजिट में मैंने इसको 1 2 3 4 5 6 डिजिट में मैंने इसको बांटा। इसमें 0 से लेके छोटे छोटे बटन हैं 9 तक, ठीक है। और यहाँ पे एक मेरा इमरजेंसी बटन है और यहाँ पे इस जो डिजिट है इसके लिए बटन है। ये डिजिट दरअसल ईयर्स को बताएगा, ठीक है, ईयर्स को। और बिफोर मतलब उतने साल पहले के ईयर्स को। और इस बटन के दबाते ही हम क्या चले जाएंगे? उतने ही साल पहले के ईयर में चले जाएंगे। हम अभी आपको शेयर कराएंगे दोस्तों। और ये बटन है इमरजेंसी बटन। यहाँ पे एक डिस्प्ले है, यह लोकेशन को बताएगा। क्या बताएगा? लोकेशन को। चलिए, इतिहास को हम लोग शेयर करके देखेंगे। अभी तक जो भी हमने आपको इतिहास के बारे में बताया है, इतिहास वैसे ही आपका बहुत इंटरेस्टिंग हो चुका होगा। अब इस मशीन के जरिए जो है, यह इमरजेंसी बटन है, इसको हम PTPP नाम दिए हैं, यानी प्रेजेंट टाइम प्रेजेंट प्लेस। यानी जिस टाइम पे जिस प्लेस से हम इस मशीन के जरिए दूसरी जगह यानी पुराने समय में जाएंगे, वापस इस बटन को दबाते ही हम उसी समय पे उसी प्लेस पे वापस आ जाएंगे जहां से गए थे। तो अब इस मशीन को हम लोग टेस्टिंग करेंगे और इतिहास को प्रत्यक्ष रूप से देख सकेंगे, उसका जीवंत अनुभव ले सकेंगे। तो चलिए चलते हैं, इस मशीन को टेस्ट करते हैं, ठीक है। ये 6 डिजिट का मेरा था, इसमें ईयर्स हम भर सकते थे। बिफोर केवल बिफोर ही जा सकता था, आफ्टर यानी आने वाले समय को नहीं बताएगा। और साथ साथ में जो है मैंने इसमें पहले क्या भर दिया, 108
000। और हाँ, ये जो लोकेशन था, ये लोकेशन कैसे फाइंड आउट करेगा भाई? हम जब पुराने समय में चले जाएंगे तो उस समय तो टेक्नोलॉजी थी नहीं। लोकेशन को फाइंड करने के लिए ये मेरी मशीन जो है वो जब मैं हवा में ऐसे से करूँगा, अपनी ऊंचाई से ऊपर करके ऐसे ऐसे हवा में थोड़ा करूँगा, तो अपने आप लोकेशन मुझे डिस्प्ले में दिखाई दे जाएगा कौन सा लोकेशन है। देखिए भाई, मेरे मशीन के ऊपर हंसिए नहीं, ठीक है, बहुत ही काम की मशीन है। अभी देखिए कहाँ कहाँ मैं आपकी सैर कराता हूँ उससे। तो इसमें मैंने भर दिया क्या, 1,08,000 और ये बटन दबा दिया। अरे मैं ये कहाँ पहुँच गया? यहाँ तो एक नदी बह रही है, यहाँ जो है ये नदी के पास मैं पहुँच गया हूँ, ये कोई नदी है, ठीक है। मैंने क्या किया, अपने मशीन को थोड़ा सा अपनी ऊंचाई से ऊपर करके थोड़ा उसको हवा के साथ साथ ऐसे हिलाया। फिर मैंने देखा लोकेशन लिख के आ गया। लोकेशन क्या लिख के आया? नर्मदा नदी, ठीक है, नर्मदा नदी, ठीक है, नर्मदा नदी। यानी कि ये जो नदी थी, ये मैं कहाँ पहुंचा था? नर्मदा नदी के तट पे पहुंच गया था, ठीक है। अब यहाँ चूंकि मैं आज का समय का हूँ, इसलिए मुझे ज्योग्राफी भी पता है कि इस नदी के उत्तर में, मैं उत्तर की तरफ मुंह करके देखा कि यहाँ सिर्फ पहाड़ियाँ ही पहाड़ियाँ थी, ठीक है, पहाड़ियाँ ही पहाड़ियाँ थी। और यह कौन सा होगा? ये तो हम लोग को पता ही है कि यह विंध्य श्रेणी है, विंध्य पहाड़ियाँ है। और साथ साथ में इस नदी के, ये जो नदी बह रही है, इस नदी के जब मैंने दक्षिण की तरफ देखा तो इधर दूसरे तट पे इसके दूसरी पहाड़ियाँ चल रही थी। यह कौन सी थी? यह सतपुड़ा की पहाड़ियाँ थी, सतपुड़ा श्रेणी, सतपुड़ा की पहाड़ियाँ, ठीक है, बात समझ रहे होंगे आप मेरी। और यह नदी था, यह नदी थी नर्मदा नदी। तो निश्चित रूप से इन पहाड़ियों के पीछे भी एक नदी होगी, चूंकि हम लोग ज्योग्राफी में जानते हैं कि यहाँ कौन सी नदी है? ताप्ती नदी, ताप्ती नदी। तो हम पहुंच गए थे यहाँ नर्मदा नदी के तट पर, और यहाँ जंगल वगैरह, बहुत से जंगल थे। और मैं जाकर के एक वृक्ष के पीछे, एक पेड़ के पीछे जाकर के छुप गया, क्योंकि मुझे कदमों की आहट सुनाई दी। कुछ लोग बहुत तेजी से दौड़ रहे थे, मैंने उनको देखा। तो वो दौड़ क्या रहे थे, बल्कि वो कुछ जानवरों को दौड़ा रहे थे, उसको पकड़ रहे थे, उसका शिकार कर रहे थे जानवरों का। यानी वो क्या करते थे, उस समय के लोग, मुझे पता चला कि शिकार करते थे। शिकार को दूसरे वर्ड में हम कह सकते हैं आखेट, ठीक, आखेट करते थे। यानी वो क्या हुआ करते थे? शिकारी, यानी आखेटक, आखेटक हुआ करते थे। ये देखिए, ये सारी चीजें जो है इतिहासकारों ने अनुमान लगा के बताया, और हमने इस टाइम मशीन का प्रयोग करके उसे साक्षात देखा। लेकिन मैं थोड़ा सा घबरा गया, क्योंकि मुझे ना कोई सड़क दिखाई दे रहा था, ना ही किसी तरह का कोई, जो आज हम लोग को टैक्सी मिल जाता है, ये सब तो कुछ था ही नहीं। मुझे ये दिखाई दिया कि उन लोग के पास कोई घर भी नहीं था, कोई घर वगैरह नहीं दिख रहा था। वो ऐसा लग रहा था कि लोग सिर्फ दौड़ भाग कर रहे हैं, यानी कि दौड़ा रहे हैं जानवरों को, और साथ साथ में जो उनका शिकार कर रहे हैं, और जो पेड़ वगैरह थे उससे वो फल ले रहे हैं, या फिर वहाँ के उत्पाद इकट्ठा कर रहे हैं। और वहाँ पे जब चीज़ें खत्म हो जा रही हैं, फिर वो आगे बढ़ जा रहे हैं और आगे वही चीज़ कर रहे हैं। तो मैं ऐसे पथरीले रास्ते और जंगली रास्तों से नहीं जा पा रहा था, तो मैंने तुरंत ये इमरजेंसी बटन दबाया, जिसका नाम है PTPP, यानी प्रेजेंट टाइप प्रेजेंट प्लेस पे मुझे ये मशीन पहुंचा दे। तो पहले टेस्ट में ये सफल हो गया, मैं वापस वहीं पे आ गया, ये दबाया और मैं वहीं आ गया, ठीक है। तो यह यात्रा हो गई थी नर्मदा नदी की तरफ की। फिर मैंने क्या किया, इस पर मैंने अब 2 डिजिट हटा दिया, ठीक है। अब मैंने भर दिया सिर्फ 8,000, मैंने भरा इस पर सिर्फ 8,000, और फिर से ये ईयर वाला बटन दबा दिया यहाँ पे, और मैं 8,000 बिफोर लिखा है, मैं पहले पहुँच गया। हाँ, एक मशीन, मेरे मशीन की एक और क्वालिटी है, यह मुझे वहीं पहुँचाएगा जहाँ लोग रहते हैं, ठीक है, निवास करते हैं, जहाँ लोग रहते हैं। इसका मतलब क्या कि पीपुल एग्जिस्ट करता है जहाँ पे, वहीं पहुँचाएगा। मैंने 8,000 इसमें लिखा और इस मशीन के इस बटन को मैंने दबा दिया। अब मैं कहाँ पहुँच गया? अरे यह तो पश्चिमोत्तर क्षेत्र है, पश्चिमोत्तर क्षेत्र। ये बार बार मुझे पहाड़ी और नदियों के बीच में ही भेज रहा है मेरा मशीन, ठीक है। तो ये देखिए, ये है भारत, ठीक है। और यहाँ पे यह एक पहाड़ियों का पहाड़ी है, ठीक है। यह है किरथर पहाड़ियाँ, किरथर, और ये सुलेमान पहाड़ियाँ। मैं पहुँच कहाँ गया था? सुलेमान पहाड़ियों के पास, यानी मैं यहाँ पे था, मैं यहाँ पहुँच गया था। ध्यान से देखिएगा, ये भारत है,
ठीक है ना, ये भारत है और ये है सुलेमान पहाड़ियाँ, इधर है किरथर पहाड़ियाँ, इधर है किरथर पहाड़ियाँ। इसको मैं और साफ लिख दूँ, इधर है किरथर पहाड़ियाँ, यानी मैं सिर्फ पहाड़ियों के बीच में ही पहुँच गया। और मैंने एक नदी भी देखा, यहाँ से एक नदी आ रही थी पहाड़ी से होकर के, यह है काबुल नदी। ये क्या है? काबुल नदी। और यहाँ पे ही मैंने देखा कि कुछ लोग बैठे हुए हैं इन पहाड़ियों के पास में ही, और कोई खेती वगैरह या कोई फसल उगा रहे हैं, कुछ खेती कर रहे हैं। फिर मैं थोड़ा सा पास धीरे धीरे जा करके उनके उनके आसपास जा करके मैंने देखा कि खेती किस चीज़ की कर रहे हैं। तो मैंने देखा कि ये गेहूं और जौ की खेती कर रहे हैं। किसकी? गेहूं और जौ की खेती कर रहे हैं, यानी पश्चिमोत्तर क्षेत्र में। तो सुलेमान पहाड़ियों के पास जब मैं पहुंचा था तो वहां मैंने क्या देखा कि लोग रह भी रहे हैं, निवास भी कर रहे हैं एक गांव के रूप में। क्यों गांव के रूप में मुझे ऐसा महसूस हुआ? क्योंकि वहां लोग खेती कर रहे हैं, गेहूं और जौ की फसल उगा रहे हैं। और साथ साथ में मैंने उन लोग के आसपास क्या देखा? उन लोग के आसपास गाय, बैल, ठीक है, बकरी, ये सभी जानवरों को भी देखा, यानी वो पशुपालन भी कर रहे हैं। ठीक है, ये सारी चीजें मैंने देखा। उसके बाद मैंने फिर से ये बटन दबाया उसी ईयर में, सेम ईयर में। अब कि इसने मुझे कहाँ भेज दिया? तो देखिए लोकेशन कैसे मैं जान रहा था, देखिए इसमें लोकेशन आ गया था क्या? इस वक्त के लिए सुलेमान लिख दिया था। हाय देखिए ये जो मशीन है मेरी, इस मशीन को प्लीज जो है मैं आप लोग को नहीं दे पाऊंगा, क्योंकि मेरे पास सिंगल मशीन है। इसी तरह की आप लोग चाहे तो एक और मशीन अपने पास बना लें, और जो लोकेशन है वो कैसे फाइंड आउट होगा? जब हम उस जगह पे पहुंच जाएंगे। देखिए सुलेमान बता दिया मुझे कि मैं सुलेमान पहाड़ियों के बीच में पहुंचा था। अब फिर से मैंने इस बटन को दबा दिया उसी ईयर पे। अब मैंने क्या किया, हवा में जब ऐसे से किया, पहाड़ियों के ही बीच में पहुंचा था, और यहाँ पे जो विंध्य पहाड़ियाँ थी, ठीक है, इसके यहाँ पे मुझे भेजा, यानी कि इसने मुझे उत्तर में भेजा, विंध्य पहाड़ियों के उत्तर में। मध्य भारत विंध्य पहाड़ी, ठीक है, मध्य भारत विंध्य पहाड़ी में। अब यहाँ पे मैंने क्या देखा कि यहाँ पे जो लोग बैठे हुए थे वो लोग इसी धान की खेती, यानी इसी चावल की फसल को क्या कर रहे थे? बहुत समय से उगा रहे थे। यानी मैंने ये मान लिया कि यानी इतिहासकार जो अनुमान लगाए हैं वो बिल्कुल सही लग रहा था। यानी यही अनुमान लगाया जा सकता है कि यहाँ के लोग, विंध्य श्रेणी के उत्तर के लोग जो है सबसे पहले, यानी मध्य भारत के लोगों ने क्या किया था? चावल की खेती की थी। अब की हमने अपना जो है, अब की मैंने क्या किया, ये इमरजेंसी बटन जो मेरे पास है इसको मैंने दोबारा दबाया, और मैं पहुंच कहाँ गया? वापस अपने प्रेजेंट टाइम में और अपने प्रेजेंट प्लेस पे, PTPP, यानी प्रेजेंट टाइम और प्रेजेंट प्लेस। मेरा कोई टाइम का नुकसान नहीं, कोई प्लेस का नुकसान नहीं हुआ। फिर से मैंने इस डिजिट को चेंज किया। अब की मैंने यहाँ भर दिया 4700। फिर से मैंने इस बटन को दबा दिया, इसने मुझे 4700 पहले के स्थान पर भेज दिया। अब कहाँ भेजा ये देखिए, आपको फिर से मैं ये बता देता हूँ कि इसने मुझे कहाँ भेजा। ठीक है, ये गुजरात का एरिया है, और यहाँ जो है ये भारत है। ठीक, अब यहां से ये सिंधु नदी आ रही है, सिंधु नदी। और सिंधु नदी के जितनी सहायक नदियां हैं, सिंधु नदी की जो सहायक नदियां हैं, जैसे एक झेलम नदी है, ठीक, झेलम के बाद चेनाब है, चेनाब, रावी, ठीक है, झेलम, चेनाब, रावी, और ये है आपका सतलज नदी। और यहाँ क्या है? व्यास नदी। व्यास नदी जाके सतलज नदी में मिल गई है व्यास नदी, यानी कि आप ये समझिए सिंधु नदी। तो ये सारी नदियां जो है, और ये सतलज नदी जा करके सिंधु नदी में मिल जाती है, सिंधु नदी में। और यहाँ पे आकर के मुझे ये इस जगह पे फेंक दिया, इस जगह पे गिरा दिया। ठीक, इस जगह फेंका इसने, टाइमिंग मशीन ने। फिर मैंने ऐसे ऐसे किया। अब भाई प्लेस तो मैं उस समय नहीं समझ पाया, तो मैंने ऐसे ऐसे किया, तो यहाँ पे लोकेशन क्या लिख के आ रहा है? सिंधु नदी के पास का लोकेशन। पहले तो मुझे सुलेमान पहाड़ियाँ जो यहाँ से ऐसे गई थी, ठीक, सुलेमान पहाड़ियाँ ऐसे ऐसे थी, ठीक है, ये ऐसे ऐसे थी, और यहाँ किरथर पहाड़ियाँ थी। तो अब की मुझे यहाँ सिंधु नदी के पास इसने वो किया। और इधर से जो आ रहा था ना नदी, आपको ने बताया ना कि यहाँ पे काबुल नदी थी, काबुल नदी है, काबुल नदी है,
और ये काबुल नदी जाके सिंधु नदी में मिल जाती है। तो यहाँ पे मैं आया इस जगह पे, और फिर यहाँ पे मैंने क्या देखा कि नगरों की व्यवस्था है। बल्कि यहाँ पे तो जैसे मैंने ऐसे से किया और सिंधु नदी ऐसे दिखा ही, तो मेरे हाथ से मशीन छूट गया, टाइम मशीन। और टाइम मशीन छूट गया, कहीं किसी गली में गिर गया। यानी वहाँ गलियों की व्यवस्था थी, वहाँ समझ ली मार्ग की पूरे अच्छे अच्छे मार्ग बने हुए थे, और साथ साथ में नालियों की पूरी व्यवस्था थी, नगरीय व्यवस्था थी। तो ये सारा मैंने देखा, किसी भी तरह मुझे एक जगह मेरा मशीन मिल गया। फिर मैं वापस जो जल्दी से इमरजेंसी बटन दबाया और वापस आ गया। यानी इस जगह पे जो हम लोग सिंधु घाटी की सभ्यता पढ़ते हैं वो यहीं के पास में पाई जाती है पूरी। वो इसी समय हम जा करके उसका अनुभव कर लिए, जीवंत अनुभव कर लिए। यानी इतिहासकारों का जो मानना है, जो अनुमान है, वो मुझे समझ में आने लगा। ठीक है, तो ये भी हो गया, ये भी एक यात्रा हो गई। अब की मैंने क्या किया, इसमें और कम किया 4700 से। अब की मैंने 2500 लिख दिया। चलिए भाई 2500। तो अब ये 2500 मैंने लिखा, तो अब मैं कहाँ पहुँच गया, मैं पहुँच गया सीधे लगभग 500 ईसा पूर्व के आसपास। यानी जब वहाँ पे मैंने क्या देखा कि व्यवस्था कैसी थी, वहाँ पे शासन की भी व्यवस्था थी, शासन की भी व्यवस्था थी। ठीक है, यानी एक कोई शासक था वहाँ पे, राज्य की व्यवस्था चल रही थी। राज्य का मैंने नाम पता किया, तो राज्य था मगध। मैं पहुँचा कहाँ था, गंगा नदी के पास। ठीक है, गंगा नदी के पास में मैं पहुँचा था, यानी गंगा नदी के मैदानी इलाके में पहुँचा था। और वो मगध था, वो राज्य कौन सा था, मगध था, जहाँ शासकीय व्यवस्था थी, यानी शासन प्रशासन भी चल रहा था। तो ये मगध राज्य था। उसके बाद मैंने क्या किया, तुरंत इमरजेंसी बटन दबाया और मैं कहाँ आ गया, वापस अपने प्रेजेंट टाइम, अपने प्रेजेंट प्लेस पे आ गया। यानी मेरा मशीन जो है सक्सेसफुल हुआ। लेकिन कुछ देर बाद अचानक मेरी नींद टूटी और मैं देखा कि मैं तो अपने बिस्तर पे सो रहा था। यानी ये टाइम मशीन क्या था, सपना था, मेरा सपना था। चलिए सपना ही सही, लेकिन हम लोग चाहें तो इस टाइम मशीन को कागज़ पे बना करके और इसमें अलग अलग ईयर भर करके उस ईयर के बारे में आसानी से इतिहास में देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं, उसका जीवंत अनुभव ले सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग इतिहास को और भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग बनाएंगे। तो इस तरीके से हम लोगों ने प्राचीन इतिहास का सैर किया, थोड़ा बहुत सैर किया। हम लोग ने प्राचीन इतिहास में मानव का विकास क्रम देखा, किस तरीके से मानव जो है पहले आखेटक, आखेट मतलब शिकार करता था और आखेटक के रूप में था। ठीक है, फिर विकास क्रम में धीरे धीरे खेती करना शुरू किया, कृषक भी हो गया। फिर आगे चल के और भी कार्य किए, और भी कलाएं अच्छी अच्छी की, तो उससे वो क्या हुआ, शिल्पकार हुआ, ठीक, बुनकर हुआ, मूर्तिकार हुआ। यानी अन्य भी कार्य धीरे धीरे वो करने लगे, जैसे जैसे उनके पास समय की उपलब्धता बढ़ने लगी। क्योंकि पहले पूरा समय उनका सिर्फ शिकार करने में ही निकल जाता था, लेकिन जब वो खेती करना शुरू कर दिए, साथ साथ में पशुपालन भी करने लगे। ठीक, मध्यकालीन भारत में हम लोग क्यों नहीं गए, वहाँ पे हम लोग इसलिए नहीं गए क्योंकि वहाँ सिर्फ युद्ध ही युद्ध होता था, आक्रमण ही आक्रमण होते थे। उस समय में मध्यकालीन भारत जो हमारा है, उस समय क्या हुआ था कि एशिया के ही ऐसे देश हमारे भारत पर आक्रमण किया करते थे। क्यों किया करते थे, लूटपाट के उद्देश्य से, धन लूटने के उद्देश्य से, हमारे देश की संपदा, हमारे देश की धरोहर, हमारे देश की विरासत को लूटने के उद्देश्य से हमारे देश में आते थे। पहले अरब आक्रमणकारी आए, फिर तुर्क आक्रमणकारी आए। तो इन आक्रमणकारियों में जो एशिया से ही आ रहे थे, एशिया के देशों से भारत में आ रहे थे धन की लूटपाट के लिए, या फिर वो शासन के उद्देश्य से भी आ रहे थे। मध्यकालीन भारत जो रहा है वो आक्रमणकारियों का ही दौर रहा है। तो दोस्तों, आधुनिक भारत में प्रेस का विकास, प्रेस के विकास के बारे में हमें पढ़ना है। ये समझ लीजिए, इस चैप्टर से आपको बहुत ही ज़्यादा जानकारी मिलेगी। दोस्तों, हमारे देश के जो प्रखर नेता थे, क्रांतिकारी थे, वो अपनी सोच को, अपनी विचारधारा को और अंग्रेजों द्वारा जो मजदूरों पर, किसानों पर किए जा रहे अत्याचार, शोषण और दमन की नीति को दूसरों तक पहुंचाने के लिए, यानी अपने देश के कोने कोने तक, बड़े बड़े शहरों से छोटे छोटे गांवों तक, कस्बों तक पहुंचाने के लिए किस माध्यम का प्रयोग किए थे, प्रेस का ही प्रयोग किए थे। वो क्या करते थे, वो पत्र और पत्रिकाएं लिखा करते थे, और पत्र और पत्रिकाएं प्रेस में छपा करती थी। पत्र पत्रिकाएं, यह वो जो लिखा करते थे, पत्र और पत्रिकाएं लिखा करते थे, यह प्रेस में छपती थी। ठीक, और यह प्रेस में छपकर उसका प्रकाशन किया करते थे। और प्रकाशन कहाँ कहाँ होता था, पूरे देश में जाता था, हर जगह होता था।
तो इस जरिए से, इस प्रेस के जरिए से ही इसकी प्रिंटिंग होती थी। और यह प्रेस एक अहम योगदान दिया है, महत्वपूर्ण योगदान दिया है, महत्वपूर्ण भूमिका निभाया है देश की आज़ादी में, क्योंकि हमारे देश के प्रखर नेता अपनी आवाज़ जो है दूसरों तक जो पहुंचाते थे वो इसी माध्यम से पहुंचाते थे। और देश के सभी लोगों में एक साथ आज़ादी की लहर दौड़ पड़ी और इसी आवाज़ को अंग्रेज क्या चाहते थे, दबाना चाहते थे। और इसको दबाने के लिए अंग्रेजों ने बार बार जो है नए नए एक्ट लाए। आइए ये सारी बातें हम लोग समझते हैं, जानते हैं, प्रश्नों के माध्यम से अभ्यास करते हैं और स्टेप बाय स्टेप सारी जानकारी हासिल करते हैं। चलते हैं अपने कंप्यूटर स्क्रीन पर। दोस्तों, हम सभी अच्छी तरह जानते हैं कि जितने भी समाचार पत्र पत्रिकाएं होती हैं उनकी छपाई कहाँ होती है, वो कहाँ प्रिंट होती हैं, तो प्रेस पे होती हैं। प्रेस के जरिए उनकी छपाई होती है। और हमें भारत में प्रेस के विकास के बारे में पढ़ना है, विकास, तो उसके लिए हमें प्रेस के इतिहास के बारे में जानना जरूरी है। ठीक है, इतिहास ही हमें विकास का क्रम बताता है, तो इतिहास के बारे में जानना जरूरी है। तो प्रेस के इतिहास के बारे में हम संक्षेप में सरल भाषा में जानकारी हासिल करेंगे, प्राप्त करेंगे। और उसके बाद प्रश्नों के माध्यम से, महत्वपूर्ण प्रश्नों के माध्यम से हम स्टेप बाय स्टेप हर एक बात को गहराई से समझेंगे। ठीक है, हम सभी अच्छी तरह जानते हैं कि भारत में यूरोपियों के आगमन में सबसे पहले आने वाले यूरोपीय कौन थे, तो पुर्तगाली थे। और पुर्तगालियों ने ही भारत में आलू तंबाकू की खेती का प्रारंभ किया। जहाज निर्माण का कार्य भी पुर्तगालियों ने ही जो है भारत में प्रारंभ किया सबसे पहले। और सबसे पहले प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना 1556 में पुर्तगालियों ने ही गोवा में की थी, प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना। ठीक है, और 1557 में पहली पुस्तक भी प्रिंट की थी, या पहली पुस्तक निकाली गई थी, किसके द्वारा, गोवा के पादरियों द्वारा। तो ये सब बातें पुर्तगालियों के बारे में हो गई कि 1556 में सबसे पहला प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना किसने किया, तो पुर्तगालियों ने। 1556 एक और ईयर आप ये हमेशा ध्यान दीजिएगा कि इतिहास में हर घटना जो है किसी न किसी वर्ष से संबंधित होता है और उस वर्ष में और भी बहुत सी महत्वपूर्ण घटनाएं घटी हुई होती हैं। तो इस 1556 में और क्या क्या हुआ था, तो पानीपत का द्वितीय युद्ध हुआ था, सेकेंड वार। ठीक, जिसमें अकबर की सेना ने हिमू को हराया था और साथ साथ में इसी ईयर में 1556 में हुमायूं की आकस्मिक मृत्यु हुई थी। ठीक, तो ये सारी चीज़ें आपको क्लियर हो गई। लेकिन हमें पुर्तगालियों के बारे में नहीं, हमें ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में देखना है। किसके बारे में, तो ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में देखना है। तो ईस्ट इंडिया कंपनी ने सबसे पहला प्रिंटिंग प्रेस कहाँ स्थापित किया, पीपी मतलब प्रिंटिंग प्रेस, कहाँ स्थापित किया, तो यह बम्बई में। बम्बई में कब, तो 1684 में, 1684 में। यह क्लियर हुआ आपको, 1684 में। और सबसे पहला जो समाचार पत्र प्रकाशित हुआ वह 1780 में हुआ। कब हुआ, 1780 में। एक अंग्रेज द्वारा, अंग्रेजी भाषा में, J.A. हिक्की वो अंग्रेज थे जिनके द्वारा इसका प्रकाशन किया गया अंग्रेजी भाषा में समाचार पत्र का। वह समाचार पत्र कौन सा था, तो द बंगाल गजट। कौन सा समाचार पत्र है, तो द बंगाल गजट। यानी भारत में सबसे पहला समाचार पत्र प्रकाशित होने वाला कौन सा है, द बंगाल गजट, वो भी अंग्रेजी भाषा में, एक अंग्रेज द्वारा, J.A. हिक्की द्वारा। ठीक है, पहले प्रश्न को हम देखते हैं। पहला प्रश्न क्या है, भारत में प्रकाशित पहला समाचार पत्र कौन सा था। लीजिए, पहला प्रश्न भी वही है, तो ऑप्शन भी देख लीजिए। ऑप्शन दिया द कलकत्ता गजट, द बंगाल गजट, पायनियर, गदर पत्र। तो अभी हमने आपको बताया कि द बंगाल गजट सबसे पहला समाचार पत्र है अंग्रेजी भाषा में और 1780 में प्रकाशित हुआ है J.A. हिक्की द्वारा। 1780 में J.A. हिक्की द्वारा, जेम्स अगस्टस हिक्की इनका नाम है पूरा। ठीक है, और J.A. हिक्की का करते क्या थे, तो ये ईस्ट इंडिया कंपनी जो है, ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी उसकी कार्यों की आलोचना किया करते थे अपने समाचार पत्र के माध्यम से। इसकी वजह से ईस्ट इंडिया कंपनी ने इन्हें गिरफ्तार भी किया, लेकिन फिर भी इन्होंने अपनी नीतियों को नहीं छोड़ा और उसके बाद इनके प्रेस को क्या कर लिया गया, जब्त कर लिया गया। ठीक, क्लियर हुआ, सारी बात आपको क्लियर हो गई होगी। तो ये सारी चीज़ें। अब द कलकत्ता गजट 1784 में, यह फ्रांसिस ग्लैडविन द्वारा निकाला गया अखबार था। यह भी अंग्रेजी भाषा में था, लेकिन 4 साल बाद। ठीक, 1780 में ये, तो 1784 में। हमें पहला बताना है, तो निश्चित रूप से यही आंसर होगा। पायनियर अखबार तो बहुत बाद में आया, 1865 में। कब आया, 1865 में। यह अखबार जो द कलकत्ता गजट था, यह किसने इसका प्रकाशन किया था, तो इसका फ्रांसिस ग्लैडविन ने किया था। और पायनियर अखबार का प्रकाशन, पायनियर अखबार जो था इसका जॉर्ज एलन ने किया था। ठीक, जॉर्ज एलन ने। और यह भी याद रखिए, गदर पत्र, यह भी एक महत्वपूर्ण पत्र है, इसके बारे में भी 4 से 5 प्रश्न बनते ही हैं। तो गदर पत्र का प्रकाशन कब प्रारंभ हुआ, तो 1 नवंबर 1913। कहाँ से प्रकाशन इसका प्रारंभ हुआ, तो यह प्रकाशन जो है सैन फ्रांसिस्को से,
सैन फ्रांसिस्को, ठीक है। ये कहाँ पे स्थित है? तो यह जो है यूएसए में एक राज्य है कैलिफोर्निया में है सैन फ्रांसिस्को, और सैन फ्रांसिस्को से ही ये गदर पत्र जो है प्रारंभ किया गया। इसका पहला अंक जो है वो उर्दू भाषा में निकाला गया, पहला अंक उर्दू भाषा में, ठीक है। इतना क्लियर हुआ। तो इसका उत्तर क्या हो गया? द बंगाल गजट, आंसर इसका आ गया द बंगाल गजट, ठीक। अब कुछ व्याख्या देखिए कि 1784 में द कलकत्ता गजट फ्रांसिस ग्लैडविन द्वारा प्रकाशित एक अंग्रेजी अखबार द बंगाल गजट जो है वह भारत में प्रकाशित होने वाला अंग्रेजी भाषा का सबसे पहला समाचार पत्र था J.A. की द्वारा, ठीक। और पायनियर अखबार जॉर्ज एलन द्वारा प्रकाशित किया गया था, और इसको जो है भारत में सबसे पहले इलाहाबाद में इसका प्रकाशन हुआ था। भारत में सबसे पहले कहाँ से? तो इलाहाबाद से। क्लियर हुआ? आइए अब अगला प्रश्न हम देखते हैं। 1878 का वर्नाकुलर प्रेस एक्ट किसने रद्द किया? तो पहले तो एक्ट बना, पहले क्या हुआ? एक्ट बना। अब ये एक्ट क्यों आते थे यह भी जान जाइए कि भारत में समाचार पत्रों पर किसी न किसी एक्ट के जरिए रोक और प्रतिबंध लगाने के लिए ही ये एक्ट आते थे, ठीक है। समाचार पत्रों में, भारतीय समाचार पत्रों पर एक्ट क्या आता? प्रतिबंध लगाने के लिए आता था। क्यों? जिससे कि ईस्ट इंडिया कंपनी या अंग्रेजों के खिलाफ कोई भी बात जो है लोगों तक ना पहुंचाई जाए, और ना ही लोगों को उनके खिलाफ उकसाया जाए, ना ही किसी तरह की जानकारी दी जाए इनके कार्यों की जो ये करते रहते थे, ठीक है। जैसा भी शोषण वगैरह कर रहे थे उसकी जानकारी भी ना दी जाए, यही चाहते थे। तो इसलिए सबसे पहले क्या एक्ट आया? 1799 में। बात समझिएगा। इस एक्ट के आने के दौर में भी एक दौर चला, और पहला एक्ट आया 1799 में वेलेजली के काल में, लॉर्ड वेलेजली काल में। 1799 में वो एक्ट कौन सा था? सेंसरशिप। सेंसर तो आप जान ही रहे ना, सेंसर बैठा ना, तो सेंसरशिप एक्ट आया। अब सेंसरशिप एक्ट में क्या होता था कि जो भी मटेरियल छापना होता था उसे सरकार के सचिव के समक्ष भेजना होता था। सचिव क्या करता था? वह यह देखता था कि अगर उनके खिलाफ है तो वो नहीं छापने देता था, और अगर उनके पक्ष में है तो छापने देता था। तो पहला चीज़, इस एक्ट के जरिए सरकार के सचिव के समक्ष आप पेश करें, ठीक। दूसरा चीज़, अपने समाचार पत्र में संपादक, मुद्रक और स्वामी का नाम स्पष्ट रूप से, संपादक, ठीक, संपादक, मुद्रक और स्वामी का नाम स्पष्ट रूप से जो है अपने समाचार पत्र में छापें, ठीक है। और उसके बाद 1818 में लॉर्ड हेस्टिंग्स के काल में, 1818 ईस्वी में इस एक्ट को क्या कर दिया गया? रद्द कर दिया गया, ठीक, हेस्टिंग्स के काल में। तो ये पहला हो गया। और भी एक्ट आया, लाइसेंस रेगुलेशन एक्ट आया 1823 में। जब हेस्टिंग्स का काल समाप्त होता है, शासनकाल, तो 1823 में कुछ समय के लिए एडम्स अस्थायी रूप से आता है, और इसके काल में ही 1823 में इसने ही जो है लाइसेंसिंग रेगुलेशन एक्ट लाया। लाइसेंसिंग रेगुलेशन एक्ट यह आया। इसमें क्या था कि लाइसेंस इशू कराना बहुत ज़रूरी होता था। नहीं अगर इशू है लाइसेंस तो 400 रुपये का जुर्माना, कितने का? तो 400 रुपये का। समझिए हर एक्ट को अच्छे से, 400 रुपये का जुर्माना, नहीं तो कारावास का दंड भी दिया जाता था। और साथ साथ में इसमें मजिस्ट्रेट को यह पावर थी कि वो मुद्रणालय को, जहाँ से ये छप रहा है अखबार, वह मुद्रणालय को जब्त कर ले, यह अधिकार था मजिस्ट्रेट को। तो ये सारी चीज़ें आपको क्लियर हुई। और उसके बाद भी एक्ट आया, लेकिन सबसे पहले आप यह जानिए कि 1835 में मेटकाफ का जब शासनकाल था, चार्ल्स मेटकाफ का, तो उसने क्या किया? मेटकाफ अधिनियम एक आया उस समय, ठीक, मेटकाफ अधिनियम। इसमें क्या था? इसमें पहले के जितने भी प्रतिबंध थे समाचार पत्रों पे, उन सभी प्रतिबंधों को मुक्त कर दिया गया। सभी समाचार पत्रों को सभी प्रतिबंधों से मुक्त कर दिया गया। क्या कर दिया गया? मुक्त। इसीलिए मेटकाफ को मुक्तिदाता के रूप में भी जाना जाता है। किसके मुक्तिदाता? तो समाचार पत्रों के मुक्तिदाता के रूप में जाना जाता है, ठीक है। 1835 हो गया। 1867 में एक एक्ट आया, 1867 में। तो 1867 में कौन सा एक्ट आया? तो 1867 में रजिस्ट्रेशन एक्ट आया। समझिए, राइटिंग पे ना जाइए, आप बातों को समझिए। तो इसमें क्या था? समाचार पत्र, पत्रिकाओं और पुस्तकों के प्रकाशन और मुद्रण के लिए रजिस्ट्रीकरण कराना जरूरी था। क्या कराना? तो रजिस्ट्रीकरण। जो भी समाचार पत्र हो, ठीक है, हाँ,
या फिर पत्रिका कोई है, मैगजीन है, या फिर पुस्तक कोई है, तो उसके प्रकाशन और मुद्रण यानी छपाई और उसके प्रकाशन दोनों के लिए रजिस्ट्रीकरण कराना अनिवार्य कर दिया गया। और साथ साथ मुद्रक, संपादक, मुद्रण स्थल और प्रकाशन स्थल, इन सब का नाम भी जो है उसमें देना अनिवार्य कर दिया गया, इसका नाम भी देना जरूरी हो गया था। ठीक है, तो रजिस्ट्रेशन कराना बहुत जरूरी था। तो ये सारी चीज़ें आपको समझ में आए। ये किसके काल में था? तो लॉरेंस के काल में था। तो सारी बातें आपको समझ में आ गई। तो आइए इस प्रश्न पे आते हैं। पहले आप समझिए ये एक्ट, उसके बाद ये एक्ट आया 1878 में। तो वर्नाकुलर का मतलब क्या होता है, इसमें ये समझिए। वर्नाकुलर का मतलब होता है कि जो किसी वर्ग विशेष या क्षेत्र विशेष में बोली जाने वाली भाषा, यानी देसी भाषा, देसी लैंग्वेज या लोकल लैंग्वेज आप इसको कह सकते हैं, वर्नाकुलर को। और भारत में क्या होगा? भारतीय भाषा। तो भारतीय भाषाओं के खिलाफ ही यह एक्ट आया था। और सही मायने में इस एक्ट का उद्देश्य क्या था? ये एक्ट लाया किस लिए गया? तो ये एक्ट जो उस समय सोम प्रकाश, यह जो है सोम प्रकाश जो है बांग्ला साप्ताहिक था सोम प्रकाश, जिसे ईश्वर चंद्र विद्यासागर जी ने इसका प्रकाशन का कार्य या इसका प्रकाशन जो है ईश्वर चंद्र विद्यासागर जी ने प्रारंभ किया था। तो ईश्वर चंद्र विद्यासागर जी 1859 से यह चल रहा था सोम प्रकाश का। ठीक है, ये बांग्ला भाषा में था। तो इसमें क्या था कि जो उस समय नील आंदोलन चल रहा था, तो नील आंदोलन में किसानों के समर्थन में वो लिख रहे थे। सोम प्रकाश पे यानी इस अखबार पे प्रतिबंध लगाने के उद्देश्य से ही यह वर्नाकुलर प्रेस एक्ट लाया गया। अब इस एक्ट में है क्या क्या चीज़ें, तो यह भी आप जान जाएं कि इस एक्ट में है क्या क्या वर्नाकुलर प्रेस एक्ट में। वैसे इसे दूसरे रूप में एक और नाम से जाना जाता है, मुंह बंद करने वाला एक्ट, यह भी जान जाइए, या देसी भाषा एक्ट। ठीक, तो मुंह बंद करने वाला एक्ट, आई बात समझ में। और इसमें होता क्या था? तो बॉन्ड पेपर पे साइन करा लिया जाता था। पहले जितने भी देसी भाषा के अखबार थे उनको एक बॉन्ड पेपर पे साइन करा लिया जाता था। क्यों? कि कोई भी ऐसी सामग्री नहीं छापेंगे जो सरकार विरोधी हो, जो क्या हो? सरकार विरोधी हो, ऐसी कोई सामग्री वो नहीं छापेंगे। तो ये सारी चीज़ें, और साथ साथ मजिस्ट्रेट को भी ये पावर होता था कि वो प्रेस को या प्रेस की जमानत रद्द कर सकता था, मुद्रणालय को जब्त कर सकता था। ये सारी वो मजिस्ट्रेट की जो है पावर होती थी, मजिस्ट्रेट की। तो इतना ज़्यादा प्रतिबंध लगा था, इतनी ज़्यादा इस एक्ट के अंदर पावर दे दी गई थी मजिस्ट्रेट को। ठीक, सारी बातें आप समझ में आ गई। यानी सारी चीज़ें भारतीय लोगों के विरोध में हो रही थी, भारतीय भाषा के विरोध में हो रही थी, यानी पूरी तरह से मुंह बंद करने का ये एक्ट था। इसमें ऑप्शन देखिए। अब यह चूँकि आप यह भी जानिए कि ये पूछ रहा है कि किसके काल में आया था, यह भी जान जाइए थोड़ा सा। तो 1878 में एक्ट आया था। तो 76 से 80 के बीच में किसका शासनकाल था? तो लॉर्ड लिटन का काल था, पहली चीज़। तो इसके काल में यह एक्ट आया था। ठीक, यह एक्ट लागू किया गया था। लेकिन किसने रद्द किया पूछ रहा है, तो यह जानिए 1880 से 84 के बीच में किसका शासनकाल था? तो लॉर्ड रिपन का शासनकाल था। ठीक, लॉर्ड रिपन। तो इसी ने जो है इस एक्ट को क्या किया था? रद्द कर दिया था। तो यह आप बात समझ गए। और लॉर्ड वेलेस्ली के बारे में मैंने आपको बता ही दिया था। सबसे पहले आया सेंसरशिप एक्ट वेलेस्ली काल में, उसको हटाया किसने? लॉर्ड हेस्टिंग्स ने। फिर 1823 में आया लाइसेंसिंग रेगुलेशन एक्ट। फिर उसके बाद 1835 में मेटकाफ अधिनियम के तहत सभी प्रतिबंधों से मुक्त कर दिया गया समाचार पत्रों को। फिर 1867 में आया रजिस्ट्रेशन एक्ट। फिर उसके बाद आया यह वर्नाकुलर प्रेस एक्ट। सारी बात आपको क्लियर हो गई होगी। तो व्याख्या भी इसका देख लें, उत्तर भी इसका देख लें। लॉर्ड रिपन इसका उत्तर हो जाएगा, क्योंकि उसी ने इसको रद्द किया था वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को। और लॉर्ड वेलेस्ली 1799 में सभी समाचार पत्रों पर सेंसर बैठाने के लिए सेंसरशिप लागू किया। हेस्टिंग्स ने 1818 में इस अधिनियम को रद्द किया। लॉर्ड लिटन के कार्यकाल में वर्नाकुलर प्रेस एक्ट यानी देसी भाषा एक्ट, या फिर इसे कह सकते हैं मुंह बंद करने वाला एक्ट, 1878 में पारित हुआ। और लॉर्ड रिपन ने 1882 में इसे रद्द कर दिया गया। इसे मुंह बंद करने वाला एक्ट भी कहते हैं। अगला प्रश्न देखिए, हिंदी भाषा का पहला पत्र उदंत मार्तंड। ठीक, उदंत मार्तंड जो है वह उसका पहला अंक कब प्रकाशित हुआ? देखिए प्रश्न में ही छुपा है एक प्रश्न कि हिंदी भाषा का पहला पत्र कौन सा था? तो उदंत मार्तंड। इसे किसने प्रारंभ किया यह समझिए। तो जुगल किशोर जी ने इसे प्रारंभ किया था। कब प्रारंभ किया था? 30 मई 1826 को इसका पहला अंक प्रकाशित किया गया जुगल किशोर जी के द्वारा। लेकिन
बहुत समय तक यह पत्र नहीं चल पाया। यह हिंदी भाषा का अखबार था, ठीक, उदंत मातन, बहुत फेमस अखबार है। ऑप्शन देख लेते हैं इसमें क्या क्या है। अभी हमने बताया कि मई 1826 में यह इसका पहला अंक प्रकाशित हुआ, ठीक, और दिसंबर 1827 में इसे जो है बंद करना पड़ा। फिर 10 मई 1829 में जो है बंगदूत अखबार आया राजा राम मोहन राय द्वारा, और नवंबर 1913 एक ऑप्शन दिया है, तो ये गदर पत्र से रिलेटेड है। अब गदर पत्र को हमने आपको बढ़िया से बता ही दिया है कि सैन फ्रांसिस्को से उसका पहला अंक उर्दू भाषा में प्रकाशित हुआ था। सैन फ्रांसिस्को कहाँ है? यूएसए के कैलिफोर्निया राज्य में, ठीक। अब इसका उत्तर है 30 मई 1826, हमने बता दिया आपको। व्याख्या देख लीजिए, 11 दिसंबर 1827 को जुगल किशोर जी को यह पत्र बंद करना पड़ा, और 10 मई 1829 को बंगाल से हिंदी अखबार बंगदूत राजा राम मोहन राय ने प्रकाशित किया, और गदर पत्र का पहला अंक उर्दू भाषा में प्रकाशित हुआ था 1 नवंबर 1913 को, ठीक है। अब आइए अगला प्रश्न क्या हुआ है जो देखते हैं। तो अगला प्रश्न क्या रहा है, इंडियन मिरर अखबार की स्थापना का श्रेय किसे जाता है? तो इंडियन नाम से कई अखबार हैं, इंडियन नाम से जो है कई अखबार हैं, जैसे इंडियन ओपिनियन है, ठीक, इंडियन ओपिनियन। देखिए राइटिंग पे ना जाइए, हमें आपको कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा मटेरियल देना है, इसलिए हम ऐसा जल्दी जल्दी लिख रहे हैं, ठीक। और यंग इंडिया एक है, क्या है? तो यंग इंडिया। बातों को आप समझिए ध्यान से, यह दोनों अखबार भी इंडियन नाम से ही आपको दिख रहा है, यंग इंडिया, इंडियन ओपिनियन। गांधी जी ने इसका प्रकाशन प्रारंभ किया था। यंग इंडिया का प्रकाशन गांधी जी ने 1919 से लेकर के 1931 तक किया, ठीक। और इंडियन ओपिनियन का प्रकाशन जो है वह 1903 में शायद, ठीक, 1903 में दक्षिण अफ्रीका में इसका प्रकाशन प्रारंभ किया था, दक्षिण अफ्रीका में, ठीक, 1903 में दक्षिण अफ्रीका में किया था। और इसके प्रथम संपादक जो थे वो मनसुख लाल नजर थे, इंडियन ओपिनियन के। अब इसके अलावा इंडिया नाम से तो न्यू इंडिया, एक और अखबार आप जानिए, न्यू इंडिया पत्र, न्यू इंडिया एनी बेसेंट ने इसका प्रकाशन प्रारंभ किया था, एनी बेसेंट ने, ठीक। ये सारी चीज़ें समझ में आ गई। अब इसका ऑप्शन भी हम लोग देख लें, इसमें दिया है तो एम.के. गांधी जी के द्वारा, देखिए कन्फ्यूजन के लिए दिया है इंडियन नाम की वजह से, लेकिन एम.के. गांधी जी ने इंडियन ओपिनियन पत्र जो है उसका प्रकाशन किया था। और देवेंद्रनाथ टैगोर जी हैं जो इंडियन मिरर अखबार की स्थापना किए हैं, और किसके साथ मिलकर के? तो मनमोहन घोष, मनमोहन सिंह जी के साथ नहीं, मनमोहन घोष। हाँ, नाम याद रखने के लिए मनमोहन सिंह जी का नाम आप देख सकते हैं, लेकिन लिखना आइएगा, मनमोहन घोष जी के साथ इन्होंने इंडियन मिरर अखबार की शुरुआत की थी। कब? 1861 में, 1861 में। और केशव चंद्र सेन और नरेंद्र नाथ सिंह जी इसके संपादकीय विभाग में थे। क्लियर हो गया? तो उत्तर हो गया देवेंद्रनाथ टैगोर जी, और इसका व्याख्या भी देख लीजिए, मनमोहन घोष और देवेंद्रनाथ टैगोर जी ने मिलकर 1861 में इंडियन मिरर की स्थापना की। गांधी जी द्वारा 1903 में इंडियन ओपिनियन दक्षिण अफ्रीका से प्रारंभ की गई, और केशव चंद्र सेन और नरेंद्र नाथ सेन जी इस इंडियन मिरर के संपादकीय विभाग में थे। अगला प्रश्न देखिए, लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक जी ने किस समाचार पत्र को होम रूल आंदोलन का मुख्य पत्र बनाया? तो इसके बारे में कुछ और जानिए। मेन चीज़ ये है, इस प्रश्न को सिर्फ एक प्रश्न में ही हम नहीं देखेंगे, सिर्फ एक प्रश्न के उत्तर में नहीं देखेंगे, इसमें कई प्रश्न छुपे हैं। पहले तो इतना महत्वपूर्ण नाम, इतिहास के सभी नामों में सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण नाम है लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक जी का। तो इस चैप्टर में इस प्रश्न के जरिए हम बहुत कुछ नहीं बता सकते आपको, क्योंकि आपको जब हम पढ़ाएंगे भारत का स्वतंत्रता संघर्ष, तो उसमें हम डिटेल में सारी चीज़ें बताएंगे। इसमें आप ये समझिए कि इन्होंने जो जो समाचार पत्र निकाले कौन कौन सी, तो पहले वो देख लीजिए। एक निकाला इन्होंने मराठा और एक निकाला केसरी, ठीक। मराठा नाम तो मराठा है, लेकिन मराठी भाषा में नहीं, ये अंग्रेजी भाषा में निकला था। किस भाषा में? अंग्रेजी भाषा में। और केसरी जो है यह मराठी भाषा में था, ठीक। मराठा के जो संपादक थे वह थे आगरकर जी, ठीक। क्लियर करते रहिए हर चीज़ को, संपादक आगरकर जी, और केसरी के संपादक केलकर जी। क से केसरी, क से केलकर जी। क्लियर हो रहा है? अब इसमें आप देखिए, ये दोनों अखबार जो निकाला गया था तिलक जी के द्वारा निकाला गया था। कब? 1881 में। कहाँ से? तो बम्बई से, बम्बई से। इतनी चीज़ें आपको हमने डिटेल में बता दी है, ठीक, दोनों अखबार के बारे में। अब होम रूल आंदोलन का मुख्य पत्र कौन सा था, इसको जानने से पहले होम रूल के बारे में जानिए। होम रूल है क्या?
यह आयरलैंड का शब्द है और इसका उद्देश्य क्या है कि ब्रिटिश साम्राज्य के अधीन रहते हुए संवैधानिक तरीके से स्वशासन को प्राप्त करना। किसको? स्वशासन को। स्वशासन को प्राप्त करना, वह भी कैसे? तो ब्रिटिश साम्राज्य के अधीन रहते हुए ब्रिटिश शासन के अधीन रहते हुए संवैधानिक तरीके से स्वशासन को प्राप्त करना इसका उद्देश्य था, होम रूल का। ठीक है, और ये आयरलैंड का शब्द है। और होम रूल लीग, भारत में होम रूल लीग की स्थापना की गई किसके द्वारा? होम रूल लीग की स्थापना तिलक जी के द्वारा की गई। तिलक जी ने पूना में, कहाँ पे? तो पूना में, समझिएगा, पूना में होम रूल लीग की स्थापना अप्रैल 1916 को होम रूल लीग की स्थापना पूना में तिलक जी ने की। और उसके कुछ महीने बाद ही एनी बेसेंट जी ने भी जो है होम रूल लीग की स्थापना की थी। कहाँ पे? मद्रास में। मद्रास में किसने? एनी बेसेंट जी ने। तो ये सारी चीज़ें आपको समझ में आ रही हैं। और होम रूल आंदोलन का जो मुख्य पत्र था मराठा और केसरी में, उसमें केसरी था। कौन सा? केसरी मुख्य पत्र था जो मराठी भाषा में था। अब आइए ऑप्शन देख लें इसका, गदर, केसरी, सोम प्रकाश, युगांतर। इसमें भी गदर दे दिया। ठीक, तो गदर के बारे में थोड़ा सा जानकारी हम हासिल कर ही लेते हैं। गदर वैसे तो था केसरी आंसर, ठीक, लेकिन गदर के बारे में हम जानकारी देख लें कि गदर जो है 1 नवंबर 1913 को प्रकाशित होता है। 1 नवंबर 1913 को। कहाँ से? तो सैन फ्रांसिस्को से। सैन फ्रांसिस्को कहाँ पे है? ये तो हमने आपको बता ही दिया है। यह अमेरिका में, यूएसए में, यूएसए के कैलिफोर्निया राज्य में है सैन फ्रांसिस्को। और इसको प्रकाशन किसके द्वारा हुआ? तो गदर आंदोलन का प्रारंभ किया किन्होंने? तो लाला हरदयाल ने। लाला हरदयाल, सोहन सिंह बखना, सोहन सिंह बखना। तो लाला हरदयाल, सोहन सिंह बखना और करतार सिंह सराभा। अमेरिका और कनाडा में क्या किया? गदर आंदोलन का प्रारंभ किया इन्होंने मिलकर के। गदर पार्टी बनाई, गदर आंदोलन का प्रारंभ किया। ठीक, और इसी के द्वारा जो है गदर पत्र निकाला गया। कब? 1913 में। और पहला अंक जो है उर्दू में, उर्दू भाषा में निकाला गया। इतना ही डिटेल आपको जानना है और अच्छी तरह आपको यह समझ में आ भी गया होगा। तो अब इसका उत्तर, अब देखिए युगांतर भी है। युगांतर भी 3 लोगों ने इसका प्रारंभ किया था। कब? 1906 में। यह एक क्रांतिकारी पत्र है, क्रांतिकारी पत्र। ठीक, और इसका वारिंद्र कुमार घोष, अविनाश भट्टाचार्य, भूपेंद्र नाथ दत्त जी ने मिल करके इसकी शुरुआत की थी। कब? 1906 में, युगांतर की। सोम प्रकाश के बारे में मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि इसी पर जो प्रतिबंध लगाने के उद्देश्य से आया था वर्नाकुलर प्रेस एक्ट, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट। ठीक, तो आइए ऑप्शन का उत्तर देख लेते हैं। केसरी, तो हमने बता दिया था मुख्य पत्र कौन सा है? केसरी। व्याख्या देख लीजिए। गदर एक साप्ताहिक पत्र था। इसका पहला संस्करण जो है वह गदर पार्टी ने 1 नवंबर 1913 को सैन फ्रांसिस्को से प्रकाशित किया। केसरी और मराठा नामक 2 समाचार पत्र तिलक जी ने 1881 में बम्बई से प्रारंभ किया और तिलक जी ने केसरी को ही होम रूल आंदोलन का मुख्य पत्र बनाया। ठीक, और सोम प्रकाश बांग्ला साप्ताहिक पत्र 1859 में ईश्वरचंद्र विद्यासागर जी ने प्रारंभ किया। युगांतर बांग्ला में प्रकाशित एक क्रांतिकारी पत्र था जिसकी स्थापना 1906 में वारिंद्र कुमार घोष। अब ये जानिए वारिंद्र कुमार घोष हैं कौन? तो ये अरविंद घोष जी के छोटे भाई हैं। और भूपेंद्र नाथ दत्त जी या विवेकानंद जी के छोटे भाई हैं। तो इन लोगों ने मिलकर युगांतर 1906 में प्रारंभ किया है, उसकी स्थापना की। दोस्तों आज की क्लास बहुत लंबी हो जा रही है, तो हम इस क्लास को यहीं पे कंप्लीट कर रहे हैं। और इस चैप्टर का जो भी पार्ट रह गया है उसे हम इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस और शॉर्ट नोट्स के जरिए नेक्स्ट क्लास में बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में पूरा करा देंगे। तो दोस्तों हमारा साथ देने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।